नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा मेरी पसंद के 3 मिड कैप फंड्स के बारे में। लास्ट टाइम जब मैंने स्मॉल कैप फंड का वीडियो रिकॉर्ड किया था तब भी मैंने एक बात कही थी कि ये मेरी पसंद के फंड्स हैं और कुछ फंडामेंटल्स बेसिस पर मैंने ये फंड्स सेलेक्ट किए हैं। और वही बात मैं आज भी कह रहा हूं कि ये जो फंड्स हैं मेरी चॉइस के फंड्स हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अलावा बाकी जो मिड कैप फंड्स हैं वो अच्छे नहीं हैं। हो सकता है उसमें से बहुत सारे फंड्स इक्वली अच्छे हों, आपके पोर्टफोलियो में पहले से हों। तो मैं आपको यहाँ पर ये सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आप वहाँ से एग्जिट कीजिए, लेकिन कुछ फंडामेंटल बेसिस पर जो मेरा अपना एनालिसिस है उस हिसाब से मैंने ये 3 फंड्स चुने हैं। और ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए है, ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूं। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई रिकमेंडेशन है। कई बार क्योंकि आपके कमेंट्स आते हैं और वहां पर आप मुझसे पूछते हैं कि मैंने वो फंड क्यों नहीं बताया या ये क्यों नहीं बताया। बहुत सारी वजह होती हैं। आपका फंड के पास रिटर्न्स के साथ साथ फ्यूचर में फंड कैसा परफॉर्म करने वाला है, फंड मैनेजर कैसा है, फंड ने कैसा अल्फा जनरेट किया है, रिस्क कितना है, किस तरह का पोर्टफोलियो है, ये सभी बातें एनालाइज करनी होती हैं। उन्हीं के आधार पर मैं इस कंक्लूजन पर आता हूं कि कौन से फंड्स मुझे यहाँ पर बताने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में भी मैं 3 फंड्स की बात करूंगा। जब हम मिड कैप फंड्स की बात करते हैं तो सेबी के नियमों के अनुसार एक मिड कैप फंड का जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है उसका मिनिमम 65% मिड कैप रिलेटेड कंपनीज के इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में करना होता है। तो आप ये देख सकते हैं कई बार कि एक मिड कैप फंड का एलोकेशन लार्ज कैप या स्मॉल कैप में भी हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मिनिमम एलोकेशन 65% मिड कैप में करना जरूरी है। तो उसके अलावा जो बाकी 35% है वो मिड कैप में भी हो सकता है, और हो सकता है कि वो डेट में भी उसमें से थोड़ा पोर्शन, थोड़ा सा कई बार फंड हाउस रिडेम्पशन को ओबलाइज करने के लिए थोड़ा बहुत यानी अराउंड 5% एलोकेशन डेट में भी रखते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी रखते हैं। लेकिन उसके अलावा जो बाकी बचा वो हो सकता है कि एलोकेशन लार्ज कैप में हो, स्मॉल कैप में हो या फिर मिड कैप में हो। तो इसके लिए 2 मिड कैप फंड्स का यदि पोर्टफोलियो आप कंपेयर करते हैं तो कई बार आप देखेंगे कि एक फंड का एलोकेशन मिड कैप में ज़्यादा है जबकि दूसरे फंड का एलोकेशन मिड कैप में कम है। तो ये भी कई कारण होते हैं जिसके आधार पर आप एक फंड सिलेक्ट करते हैं। इक्विटी मार्केट में पिछले कुछ समय में अच्छी गिरावट देखी गई है, और यदि हम निफ्टी मिड कैप 50 की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो जनवरी 2022 से लेकर अब तक, यानी कि जो डेटा आज मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं ये एज ऑन 3 जून 2022 को जो एनएवी थी उसके आधार पर बता रहा हूं। और यदि देखा जाए तो इस पीरियड में यानी 17 जनवरी से यदि मैं कंपेयर करूं इस 3 जून 2022 का जो प्राइस है उस आधार पर निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में करीब 13% की गिरावट दिखी गई है। तो इस हिसाब से यदि आप मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो यानी कि आपको जो एक पीक था उसके मुकाबले एक काफी निचले स्तरों पर इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है। हालांकि लंबे समय में मेरी सलाह तो ये होती है कि निवेशकों को एसआईपी या एसटीपी के माध्यम से करना चाहिए या स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ऐसे में मार्केट ऊपर हो या नीचे हो आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। लेकिन फिर भी यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो ऐसे में डेफिनेटली आपको काफ़ी निचले स्तरों पर इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है। तो बात करते हैं एक एक करके 3 मिड कैप फंड्स की, और नंबर 3 से नंबर 1 पर हम आएंगे। तो नंबर 3 पर जो फंड है वो है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, और ये फंड 30 मार्च 2007 को लॉन्च हुआ था। यदि हम देखें सिंस इंसेप्शन इस स्कीम ने 13.47% का रिटर्न डिलीवर किया है। ये CAGR है रेगुलर स्कीम का। मैं जो भी यहाँ पर रिटर्न बताऊंगा ये सब रेगुलर फंड्स के हैं, और डायरेक्ट स्कीम के रिटर्न इससे थोड़े से बेहतर होंगे क्योंकि एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा वहां पर कम है। और लास्ट 1 ईयर में इस स्कीम ने 9.05% का रिटर्न डिलीवर किया है। वहीं लास्ट 3 ईयर का CAGR 20.01 और लास्ट 5 ईयर्स का CAGR 13.36% रहा है। तो यानी कि यहाँ पर पास्ट परफॉर्मेंस तो अच्छी है,
और साथ ही यदि मैं इस फंड के एक्सपेंस रेशो की बात करूं तो डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.48% है, लेकिन रेगुलर फंड का एक्सपेंस रेशो 1.80% है। यानी कि रेगुलर फंड का जो एक्सपेंस रेशो है वो जैसा अक्सर होता है डायरेक्ट प्लान के मुकाबले थोड़ा अधिक है। लेकिन यहाँ पर मैं ये कंपेयर नहीं करूँगा कि आप कौन सा प्रीफर करें, क्योंकि अपने दोनों में एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। जहाँ डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशो कम है, वहीं रेगुलर प्लान में आपको डिस्ट्रीब्यूटर से सर्विस मिलती है। इसके लिए ये अलग अलग तरह के निवेशकों के लिए उचित हो सकते हैं। और यदि हम बात करें कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट की, तो एज ऑन 30 अप्रैल 2022 ये टोटल असेट है 19,303 करोड़ का। तो फंड का साइज काफ़ी बड़ा है, लेकिन परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है, तो ये फंड इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर किया जा सकता है। अब बात करते हैं स्कीम के बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की, जिसके आधार पर अक्सर एक फंड को सिलेक्ट करना चाहिए, और वो है अल्फा। तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का अल्फा है 0.32, तो पॉजिटिव है, लेकिन अल्फा बहुत अच्छा नहीं है। यानी कि ये स्कीम इसके बेंचमार्क के मुकाबले कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है यदि हम रिस्क और रिटर्न्स दोनों के बेसिस पर इसको एनालाइज करें। स्कीम का बीटा 0.96 है, तो इस स्कीम का जो पोर्टफोलियो है मुझे अच्छा लगा, उसके आधार पर मैंने इस स्कीम को मेरी चॉइस की 3 स्कीम्स में शामिल किया है, लेकिन ये नंबर 3 पर आती है। और अब बात करते हैं मेरी चॉइस की सेकंड बेस्ट मिड कैप फंड की, और वो है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। ये स्कीम कंपेरेटिवली नई है, 2 दिसंबर 2013 को लॉन्च हुई थी, और इस स्कीम का जो टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट है वो 5,012 करोड़ का है। स्कीम का सिंस इंसेप्शन यदि हम देखें जो CAGR है वो 17.64% है, जो कि मेरे हिसाब से यहाँ पे काफ़ी अच्छा CAGR स्कीम जनरेट करने में कामयाब रही है। और लास्ट 1 ईयर में स्कीम ने 12.61% का रिटर्न डिलीवर किया है। वहीं लास्ट 3 ईयर का CAGR 28.88% है, और लास्ट 5 ईयर्स का CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट वो 16.0% रही है। तो स्कीम की परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी है, और फंड का साइज भी छोटा है। और यदि हम इसके अल्फा और बीटा की बात करें तो स्कीम का अल्फा रहा है 7.69 और बीटा है 0.95। तो इन सभी आधार पर यह स्कीम मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी स्कीम है। अल्फा मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, अल्फा का मतलब होता है कि किसी स्कीम ने उसके बेंचमार्क के मुकाबले कैसे रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। और ये सिर्फ डिफरेंस नहीं है कि बेंचमार्क का रिटर्न क्या है और स्कीम का क्या उसका डिफरेंस, नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर कंपेयर किया जाता है कि विद सेम डिग्री ऑफ रिस्क, यानी कि यदि आप स्कीम के बेंचमार्क के साथ और ब्रॉडर मार्केट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन ये मानकर कि जितना रिस्क मार्केट यानी कि ब्रॉडर मार्केट में है उसी रिस्क को अगर यहां पर मेजर किया जाए उस हिसाब से, तो फिर कितना एक्सेस रिटर्न दिए हैं। यानी कि किसी स्कीम में यदि रिटर्न्स काफी अच्छे आए हैं, लेकिन वहां पर उन रिटर्न्स को जनरेट करने के लिए एक्स्ट्रा रिस्क लिया गया है उसके बेंचमार्क के मुकाबले या ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले, तो ये अल्फा कम हो जाएगा। तो आप कई बार ऐसा देख सकते हैं कि यदि आप किसी स्कीम के रिटर्न्स को उसके बेंचमार्क के साथ कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि रिटर्न्स तो बहुत अच्छे हैं। यानी कि मान लीजिए बेंचमार्क ने उस पीरियड में 8% का रिटर्न डिलीवर किया और आपकी स्कीम ने 18% का रिटर्न डिलीवर किया, लेकिन यहां पर अल्फा 10 नहीं होगा। डिफरेंस 10 का है, 10% का है, लेकिन अल्फा 10 नहीं होगा, क्योंकि अल्फा कैलकुलेट करते समय रिस्क को भी कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके लिए यहां पर यदि रिस्क ज्यादा होगा किसी पोर्टफोलियो में, बीटा उसका अधिक होगा, तो अल्फा कम आ जाएगा। तो इसके लिए इस आधार पर यदि अल्फा किसी फंड का अच्छा है तो वो फंड अच्छा माना जाएगा। और अब बात करते हैं मेरी चॉइस की नंबर 1 मिड कैप फंड की, और वो है क्वांट मिड कैप फंड। ये स्कीम 9 मार्च 2001 को लॉन्च हुई थी। स्कीम का AUM बहुत छोटा है, 460 करोड़, और सिंस इंसेप्शन यदि फंड का CAGR देखा जाए तो स्कीम ने 12.35% का रिटर्न डिलीवर किया है।
और लास्ट 1 ईयर में स्कीम का रिटर्न 17.37% रहा है। वहीं लास्ट 3 ईयर्स का CAGR 28.12 और लास्ट 5 ईयर्स का CAGR 18.59% है। और अगेन स्कीम के अल्फा और बीटा की बात करेंगे तो बीटा है 0.83 और अल्फा है 9.06। तो क्योंकि इन तीनों स्कीम में आपने देखा कि क्वांट मिड कैप फंड का अल्फा सबसे अधिक है और इसका जो पोर्टफोलियो है वो भी मैंने एनालाइज किया और मुझे लगा कि ये फंड आने वाले समय में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और अब हम क्वांट मिड कैप फंड के एक्सपेंस रेशियोज की बात करते हैं तो रेगुलर प्लान में ये एक्सपेंस रेशियो है 2.68% और डायरेक्ट प्लान में है 0.63%। अब यहां पर यदि आप एक्सपेंस रेशियो देखें तो क्वांट मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के मुकाबले कहीं ज्यादा है, जहां एक और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान का 1.80% है। वहीं क्वांट मिड कैप फंड के रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 2.68% है। तो कई बार इन्वेस्टर्स एक्सपेंस रेशियो पर काफी ध्यान देते हैं, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि यदि कोई फंड ज्यादा एक्सपेंस रेशियो के साथ बेटर परफॉर्म कर सकता है, अल्फा जनरेट कर सकता है, तो निवेशकों को उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। डेफिनेटली एक्सपेंस रेशियो कम होगा तो ये निवेशकों के हित में होगा, लेकिन कई बार होता यह है कि स्कीम खर्चा बहुत कम करती है, उसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, लेकिन रिटर्न्स जनरेट करने में नाकाम रहती है, तो फिर मेरे हिसाब से उसका कोई फायदा नहीं है। एंड ऑफ द डे क्या मैटर करता है कि इन्वेस्टर के हाथ में कितना रिटर्न छूट रहा है। तो इसके लिए यहां पर 3 स्कीम्स को मैंने एनालाइज किया। इसके अलावा भी बहुत सारे मिड कैप फंड्स हैं जो कि अच्छे हैं, लेकिन आज क्योंकि मैं आपको 3 फंड्स के बारे में बताने वाला था तो इसके लिए ये 3 फंड्स हैं जो मेरी चॉइस के बेस्ट 3 हैं। तो क्या आपने इनमें से कुछ फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और आगे आप क्या इनमें से या किसी और मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में विचार कर रहे हैं, वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं, मुझसे डिस्कस करें। और यदि आपका कोई सवाल हो मिड कैप फंड को लेकर या ओवरऑल म्यूचुअल फंड को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आपके बहुत सारे सवाल मुझे मिले हैं, मैंने कुछ दिनों से जो क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो है वो रिकॉर्ड नहीं किया है। अभी मैं एक साथ 2-3 वीडियोज़ रिकॉर्ड करूँगा, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका सवाल उसमें शामिल हो जाएगा। थोड़ा सा किन्हीं कारणों से वो क्वेश्चन आंसर वाले जो वीडियोस थे वो नहीं रिकॉर्ड हो पाए, लेकिन जल्दी ही मैं रिकॉर्ड करूंगा। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।